मैं रवीश कुमार। रिपब्लिक टीवी के मालिक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर राहुल गांधी के बयान के बाद आज कांग्रेस ने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हिस्सा लिया और चैट के अलग अलग पहलुओं पर अपनी बात रखी। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि जिस तरह से चैट में जवानों की शहादत को लेकर बात की गई है वो शर्मनाक है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट में पुलवामा हमले की शाम अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि इस अटैक से हमें खूब फायदा हुआ है। तब भी देशभक्त आईटी सेल और राजनेता इस चैट पर चुप हैं। तब भी जब अर्नब गोस्वामी ने यह नहीं कहा कि यह चैट फर्जी हैं। पहले यह बताना समुचित होगा कि अर्नब गोस्वामी की सफाई आई है। इस सफाई में अर्नब ने कहीं नहीं लिखा है कि व्हाट्सएप चैट फर्जी है, बल्कि यह कहा है कि जब व्हाट्सएप चैट के लिए किसी पत्रकार को टारगेट किया जाता है तो सोचिए कैसी परंपरा बनाई जा रही है। अर्नब भूल गए कि व्हाट्सएप चैट को लेकर ही गोदी मीडिया ने, जिसमें वे भी शामिल थे, रियाज चक्रवर्ती को कैसे टारगेट किया था। अर्नब ने अपने जवाब में लिखा है कि व्हाट्सएप चैट में जो बातें हैं वो उस वक्त मीडिया में आम थी, हजारों जगहों पर छप रही थी। क्या यह जवाब इस चैट को लेकर उठ रहे सभी प्रश्नों के लिए काफी है? शायद नहीं। अर्नब ने टीआरपी वाले प्रसंग पर भी अलग से कुछ नहीं कहा है। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक दूसरे बयान में यह भी कहा है कि कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और वे अदालत में आपराधिक मामला दायर करेंगे। हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता को 23 फरवरी के दिन बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला होगा। 3 दिन पहले अर्नब धारा 370 हटने के 3 दिन पहले पार्थो को सूचना देते हैं। फरवरी में बालाकोट के समय ही बता रहे हैं कि कश्मीर में बड़ा होने वाला है। एक अलग चैट में अर्नब पार्थो दासगुप्ता को कहते हैं कि 2 से 5 मार्च के बीच कश्मीर मत जाओ, अगर जाना जरूरी है तो वे सुरक्षा दिलवा देंगे। क्या इन चैट को पढ़कर यह संकेत नहीं मिलता कि जैसे सरकार न्यूज चैनल चला रही हो और उसके लिए कंटेंट पैदा कर रही हो और बदले में न्यूज चैनल का एंकर भी सरकार और उसकी राजनीति चला रहा हो? पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने आज इस पर सवाल उठाया और चिंता जताई। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अर्नब गोस्वामी जिस तरह से बीजेपी नेता अरुण जेटली के बारे में बात कर रहे हैं, दुखद है। Only a very few people, 4 or 5 people were expected to know about the civilians, know the details of the military operations. Even not all the cabinet ministers are not expected. Only very few, handful of people. And then military people. I am very sure, after working with the military people, years together, no military officer will leak such a sensitive documents or details to the, not only journalists, not even to others who are not expected to. So these documents were released, leaked to the media, not the entire media, only one journalist. Among those 4 or 5 people, civilian people who are in the top position in the government, either minister or 1 or 2 senior officials who are concerned with the national security. Only they can leak this document. जो अभी अर्नब गोस्वामी ने किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद चीज है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थी।
तो पार्लियामेंट में तो ये इस पर उठाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है। व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी पूर्व रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बारे में भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसे लेकर सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बहुत पीड़ादायक है, बीजेपी के नेताओं ने नहीं। The kind of conversations that have come about him is deeply, deeply saddening, very hurtful. To create a controversy about his death, he was on his deathbed, and yet here is a cynical, hardened mind talking about why doesn't he die quickly. In other words, कि उनको जिंदा रखने का क्या प्रयास हो रहा है जब प्रधानमंत्री को बाहर जाना है, जल्द देश छोड़कर कहीं और दौरे पर जाना है, तो उनको जीवित रखने का ये क्या प्रयास है, ये क्या ढोंग है। मैं नहीं सोचता हूं कि इससे दुखित और कोई बात हो सकती है। पार्थो अपने चैट में कहते हैं कि NM/AS को सबसे पहले दूसरे टर्म में वित्त मंत्रालय में फेरबदल करनी चाहिए। हम बाहर जो भी कहें, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। पार्थो कहते हैं कि जेटली इनकी सबसे बड़ी असफलता है। इसके बाद अर्नब का जवाब आता है कि मैं बिल्कुल सहमत हूं। अपना चैनल होने के बाद भी खराब अर्थव्यवस्था पर डिबेट करने से अर्नब को कौन रोक सकता है? क्या यह साधारण बात है कि इकोनॉमी पिट गई है और अर्नब चुप हैं? भारत में बेरोजगारी है, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस बर्बाद हो गए, आम लोगों को 92 से 95 रुपए लीटर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं। आखिर अर्नब किस भारत माता की जय बोलते हैं? आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूरी है आपकी कि देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था डूबी हुई है? डरते हैं या कोई ऐसे संबंध है आपके इस सरकार से जिसमें क्विड प्रो को है, आपको लाभ मिलता है उनसे, आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए आप सच देश को नहीं बताते और अपने आप को पत्रकार कहते हैं। लानत है ऐसी पत्रकारिता। एक बात ये जो कही जा रही है कि जो गोपनीय जानकारी है ये बाहर कैसे आ जाती है, ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसके लिए देश हित सर्वोपरि है। देश की अखंडता से कभी समझौता नहीं होगा। और उसी कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूं जिसने आज पावर पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ऑगस्टा वेस्टलैंड से जुड़ी हुई, रक्षा समझौतों से जुड़ी हुई जो बड़ी ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो बिचौलियों और दलालों के पास अगर पहुंचती थी तो वो यूपीए और कांग्रेस की सरकार में पहुंचती थी। क्या कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की बात सही है कि अर्नब डर से नहीं बोल रहे हैं? अर्नब गोस्वामी टीवी पर नहीं बोल सकते कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है? क्या अर्नब को किसी से डर लगता है? अगर लगता है तो वो मेरे पास आए, उसका नाम बताएं। जब मैं प्राइम टाइम की एंकरिंग करता हूं तो यहां मेरे बगल में खड़े रहें, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कुणाल कामरा भी यहां नहीं आते हैं। हाँ, यहां कूदने फांदने की जगह नहीं है, कम है, दीवार है, टकरा जाएंगे, चोट लग सकती है। ना उछलने कूदने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और सामान सारे सस्ते हैं, टूट गए तो। लेकिन यहां मेरे बगल में खड़े रहेंगे तो सारा डर भाग जाएगा और मेरे साथ बता सकेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वाकई खराब है। सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नन गोंजाल्वेस, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, आनंद तेलतुंबडे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश रावत, शोमा सेन, अरुण फेरेरा, उमर खालिद, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, इन सब के खिलाफ अभियान चलाकर अर्नब ने एक तरह से जनमत तैयार किया। तब तो अर्नब को किसी से डर नहीं लगा, अपनी अंतरात्मा से भी नहीं। बात मेरी ही सच होगी, बस तब आपके पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। गोदी मीडिया के तंत्र के बारे में आपको बता दिया था समय से पहले, कैसे करोड़ों दर्शकों को फर्जी मुद्दों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने टीआरपी के फर्जीवाड़े के मामले में एक पूरक चार्जशीट के तौर पर
इस चैट की ट्रांसक्रिप्ट यानी बातचीत के विवरण को पेश किया है। आज पार्थो दासगुप्ता की बेल रिजेक्ट हो गई। उन्हीं के साथ की बातचीत का ये जो ब्यौरा है, हमारे सहयोगी अरविंद गुणाशेखर ने अध्ययन किया है उसका। टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और बार्क का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। क्या टीआरपी फिक्स की जा सकती है? दुनिया जानती है कि फिक्स की जा सकती है। बात सिर्फ सबूत और साबित करने की है, जो नहीं की जाती है। यही है पार्थो दासगुप्ता, बार्क का पूर्व सीईओ, और यह है रिपब्लिक टीवी के मालिक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी। अर्नब पार्थो से पत्रकार के रूप में नहीं, बल्कि बिजनेसमैन के रूप में अपने चैनल के धंधे के लिए बात कर रहे हैं। 3000 पन्नों में दोनों की बातचीत से आपको भारत के लोकतंत्र के खात्मे का पूरा प्लान समझ आ सकता है। चैनलों में जो देखते हैं उसे कंटेंट कहा जाता है। कैसे एक दल की राजनीति के हिसाब से कई चैनलों पर एक कंटेंट फैलाकर रेटिंग का गेम खेला जाता है। दोनों की यह बातचीत गोदी मीडिया के बाकी चैनलों को धोखे में रखकर अपना धंधा चमकाने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, जो गोदी मीडिया पूरे देश को धोखे में रख रहा है, उसे भी कोई धोखे में रख रहा है, और वह भी गोदी मीडिया का ही हिस्सा है। इसलिए इस मसले पर गोदी मीडिया में चुप्पी है। बातचीत का यह हिस्सा भी कम खतरनाक और संवेदनशील नहीं है। इस बातचीत में दोनों फ्रंटमैन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपको प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, मंत्री, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, बहुत कुछ और भी दिखाई देते हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि मीडिया इस मसले को लेकर क्यों चुप है। आप अपने हिंदी अखबारों को चेक कर सकते हैं कि इस खबर की विस्तृत रिपोर्टिंग हुई है या 2-4 लाइन में ही निपटा दिया गया है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA ने अर्नब के चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सोचिए, न्यूज चैनलों की नियामक संस्था जिसके सब सदस्य हैं, अर्नब के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है, तब भी कई चैनलों पर इसका कवरेज या तो नहीं है या महज औपचारिकता भर है। NBA ने अपने बयान में यह भी कहा है कि रेटिंग एजेंसी बार्क को पहले भी शिकायतें दी गई थीं, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए इस प्रसंग को भी समझना जरूरी है। इस चैट में यानी बातचीत में पार्थो दासगुप्ता रेटिंग से संबंधित ऐसी जानकारियां साझा कर रहे हैं अर्नब से, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनका काम था ऐसी जानकारियों को गुप्त रखना, क्योंकि इससे दूसरे चैनलों के बिजनेस पर असर पड़ रहा था। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री रिपब्लिक चैनल देखते हैं, जिनके एंकर व्हाट्सएप में फिक्सिंग की बात करते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हमारी बातचीत के बाद मैंने प्रधानमंत्री से बात की, बुधवार का कंफर्म है या हमारे बीच की बात है। बात क्या है इसका जिक्र नहीं है। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं ओके ग्रेट। अर्नब गोस्वामी कहते हैं उनके कमरे में हमारा चैनल चलता है। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं आपको फोटो लेकर उसका विज्ञापन निकालना चाहिए। अर्नब गोस्वामी कहते हैं आज उम्मीद है कि ज्यादा नंबर आएंगे, स्पाइक होगा, क्योंकि हम पूरे प्राइम टाइम में मोदी को ही दिखाएंगे। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं मुझे PMO में कुछ जुगाड़ करवा दो, बिना कहे मैंने आपको इतना सपोर्ट किया है, दूसरों को जाम कर दिया है। अर्नब गोस्वामी कहते हैं नोट कर लिया, और यह होगा, गुरुवार को प्रधानमंत्री से मिल भी सकता हूं। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं किसी से कहो कि रजत को, NBA को और TRAI को कहे कि हमें न तंग करे। TRAI यह गलत फैला रहा है कि हम रेटिंग नहीं दिखा रहे हैं। मैंने विज्ञापन दाताओं वाली स्टोरी में बीजेपी की भी मदद की है। कमाल है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी कई बार मदद की है। अब समय है कि वे उन लोगों को किनारे लगाएं, साइड करें जो उनके खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं। आप समझ गए होंगे कौन कहता है। क्या काम करते हैं ये इन चैट्स से मालूम पड़ जाता है। ये प्रधानमंत्री हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री। उनके पास इतना समय है कि अर्नब गोस्वामी जी, बार्क, TRAI, ये सारे मुद्दे उनके दरवाजे पर ले जाते। जरा मुसीबत आई, राइवल चैनल से पहुंच गए प्रधानमंत्री का नाम लेने। कि प्रधानमंत्री का नाम लेने की जरूरत एक बिजनेसमैन, एक लॉबिस्ट, माफ कीजिएगा, वो कैसे आ जाती है। बार्क एक रेटिंग एजेंसी है।
इसके सीईओ कह रहे हैं कि बीजेपी और सूचना प्रसारण मंत्रालय की मदद की। यह किस तरह की मदद थी? इस बातचीत में अर्नब फेंक नहीं रहे हैं, फेंकू नहीं है, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात हो गई और फिर बात होने वाली है, मुलाकात होने वाली है। किस बात को लेकर मुलाकात हुई यह जानने का विषय हो सकता है। ऐसे ही एक और चैट से पता चलता है कि रिपब्लिक टीवी को स्थापित करने में सरकार और बाजार की एजेंसियां किस तरह मदद कर रही हैं और उनका आपस में किस तरह का गठजोड़ है। पार्थो कहते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार टाइप का पद दिला सकते हैं तो मैं बार्क में फेडअप हो चुका हूं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं मंत्री आपको बुलाएंगे जहां पर अपने काम के बारे में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वेंकैया के साथ अकेले में बात होगी 1 to 1। वेंकैया नायडू उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे, इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अर्नब की इतनी पहुंच है कि पार्थो को लगता है कि पीएमओ में जुगाड़ हो जाएगा। पान की दुकान नहीं है पीएमओ, प्रधानमंत्री का कार्यालय है। अर्नब की भाषा में आश्वासन भी नहीं है, गारंटी का दंभ दिखता है। किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सूचना प्रसारण मंत्री पार्थो से अकेले में मिल लेंगे? आपने ऐसी खबर तो पढ़ी होगी कि नकली आईएएस बनकर नौकरी दिलाने वाला नोएडा में गिरफ्तार हुआ, बहराइच में गिरफ्तार हुआ, पढ़ी होगी। क्या वेंकैया नायडू ने इस चैट के अनुसार इस संदर्भ में पार्थो दासगुप्ता को कभी मिलने का समय दिया था? उपराष्ट्रपति की प्रतिक्रिया अपेक्षित है। पार्थो दासगुप्ता एक और चैट में कहते हैं शायद मंत्रालय में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कुछ शिकायत पहुंची है। इस शिकायत को अभी हम तक नहीं भेजा गया है, एक संयुक्त सचिव ने हमें बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कभी आएगा। अर्नब गोस्वामी कहते हैं डिश एफटीए के बारे में राठौड़ ने मुझे कहा है कि उसे किनारे रख देंगे। राठौड़ उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे। अब यहां आपको डिश एफटीए का मामला बताना चाहता हूं। एफटीए का मतलब हुआ फ्री टू एयर। आप जानते हैं कि गांव गांव में फ्री डिश के जरिए कई चैनल देखे जाते हैं। 11 दिसंबर 2020 को आयुष तिवारी ने न्यूज लॉन्ड्री के लिए रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट की बातों से जब आप इस चैट की बातों को मिलाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि बातें हवा में नहीं हो रही हैं। मामला यह है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने दूरदर्शन के फ्री डिश चैनल का गलत इस्तेमाल किया। न्यूज लॉन्ड्री के अनुमान के अनुसार इससे प्रसार भारती को 52 करोड़ का नुकसान हुआ। डीटीएच एफटीए पर अपना चैनल दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर को किसी एक स्लॉट को खरीदना पड़ता है, जिसकी नीलामी होती है, करोड़ों रुपए की फीस देनी होती है। जबकि रिपब्लिक टीवी ने फीस नहीं दी, मुफ्त में रिपब्लिक और जी के 8 चैनल समेत 32 प्राइवेट चैनल डीडी के फ्री डिश पर दिखाए जाने लगे। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट कहती है। क्या यह वजह है कि बाकी न्यूज चैनल भी इस रिपोर्ट को लेकर चुप हो गए? क्योंकि बाकियों की भी पोल खुल सकती है, खुल रही है। अर्नब कह रहे हैं कि तब के सूचना प्रसारण मंत्री ने शिकायतों को किनारे रखने का वादा किया है। मंत्री को क्या दिलचस्पी है 52 करोड़ के नुकसान की फाइल किनारे रखने में? 52 करोड़। इस चैट से आयुष तिवारी की रिपोर्ट तो और पुख्ता होती है। क्या सरकार को खुद से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? अर्नब ने जो बयान जारी किया है व्हाट्सएप चैट पर, उसके अंत में भारत माता की जय, जय हिंद लिख दिया है। क्या यह लिख देने से आप सभी कानून से ऊपर हो जाते हैं? क्या झूठ पर पर्दा डालने के लिए भारत माता की जय बोला जाना चाहिए? मेरी माने तो भारत माता की जय तभी बोलें जब आप प्रातः स्नान करें, ध्यान करें, मन में किसी प्रकार का झूठ ना हो, कपट ना हो, मन आपका पवित्र हो। क्या अर्नब की जगह कोई और पत्रकार होता और उसके चैट से ऐसी संवेदनशील सूचनाएं पकड़ी जाती तो सरकार चुप रहती? अब आगे बढ़ते हैं टीआरपी वाले हिस्से की तरफ। एक चैट में पार्थो दासगुप्ता कहते हैं कि हम हर दिन की रीच के आंकड़े किसी को नहीं देते हैं। रीच, खुश हूं कि टीम्स अनधिकारिक रूप में सहयोग कर रही है।
दिल से शुभकामनाएं बॉस, लेकिन बार की तरफ से नहीं। मैं सच में चाहता हूं आप सफल हों। एक खास समय में कितने लोग किसी एक चैनल को 1 मिनट तक देखते हैं, इस डेटा को रीच कहते हैं, डेली रीच डेटा कहते हैं। यह डेटा हफ्ते में 1 बार आता है, लेकिन रिपब्लिक टीवी को उसी दिन दिया जा रहा है, जिससे पता चल गया उसे कि किस स्टोरी को दिखाने से, किस मुद्दे को दिखाने से टीआरपी ज्यादा मिलती है। तो आपने देखा कि भारत माता की जय बोलने वाले अर्नब गोस्वामी के चैनल के नंबर 1 होने का राज क्या है? डू यू गेट माई पॉइंट? वॉट विल यू डू when there will be no democracy? Check. If you will at least be allowed to play गिल्ली डंडा or not. Check. आप कह सकते हैं एक तरीके का रेटिंग चोरी है। ये टीआरपी स्कैम नहीं है, रेटिंग चोरी है। और रेटिंग चोरी से क्या होता है? जैसे रिपब्लिक जैसा चैनल, क्रिस्टोफ जैफ्रेलो ने कैरावान मैगजीन में लिखा है कि अगर रिपब्लिक भारत ने एक डिबेट बीजेपी के खिलाफ किया हो तो 12 डिबेट ऐसे हैं जो कि या तो प्रो बीजेपी है, बीजेपी और सरकार के समर्थन में है, या एंटी ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के खिलाफ है। ऐसा एक चैनल अगर रेटिंग चोरी करे और तब बाकी पूरे मार्केट को लगे कि ये जो दिखा रहा है वही लोग देखना चाहते हैं, तो सारे जितने भी चैनल है वो वही दिखाने की कोशिश करेंगे और पूरा जो मीडिया का जगत है वो प्रो यानी कि सरकार का समर्थक बन जाएगा। एक किसी शख्स ने कहा था कि पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता वो है जो कहीं कोई सेठ या बाबू या नेता या कोई सत्ताधारी या बलवान आदमी रोकना चाहता है, वही पत्रकारिता है। बाकी सब पीआर है, पब्लिक रिलेशन है। ये पीआर का जो जर्नलिज्म है, पूरा जर्नलिज्म का जगत वही पीआर के जर्नलिज्म में फंस जाता है, उस दलदल में। और ये भारत में डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऐसे चैनल जब रेटिंग चोरी करते हैं तो पूरा न्यूज मार्केट एक तरफ हो जाता है, सरकार के समर्थन में हो जाता है और सवाल जो पूछते हैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अर्नब और पार्थो की बातचीत में और भी चैनलों के नाम आते हैं जिन्हें अर्नब ठिकाने लगाने की बात करते हैं। इन सबको घाटा हुआ है बिजनेस में, लेकिन चुप्पी इसलिए है क्योंकि संरक्षण देने वाला कोई और है और वो एक है। सबका मालिक एक है, ट्रक के पीछे लिखा होता है। पार्थो दास गुप्ता आइडिया देते हैं कि इंडिया टुडे की जानकारी प्रेस में लीक कर दो। एक चैट में पार्थो दास गुप्ता अर्नब को बता रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता के बाजार पर कब्जा करना है। अभी उनका प्रभाव बेंगलुरु और चेन्नई में ही है। एक दूसरे चैट में पार्थो दास गुप्ता अर्नब को बताते हैं कि रेटिंग कैसे बढ़ाई जाती है, कहां कहां पर चैनल का विज्ञापन दिखाना चाहिए। एक अन्य चैट में पार्थो दास गुप्ता कहते हैं कि बार के भीतर कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अर्नब कहते हैं कि बार के ज्यादातर सदस्य तो उनके संपर्क में हैं। सब कुछ मुंबई पुलिस को साबित करना होगा, मगर यह आसान नहीं। इस चैट से प्रधानमंत्री कार्यालय, कई सूचना प्रसारण मंत्री, प्रसार भारती, TRAI की भूमिका सामने आती है। जाहिर है इसकी जांच मुमकिन नहीं है। इस तरह की जांच आप भी जानते हैं कि सिर्फ विपक्ष की सरकार के खिलाफ, उसके विधायक के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ या सवाल करने वाले पत्रकारों के खिलाफ ही हो सकती है। अर्नब तो यह भी कह रहे हैं कि 2 महीने में जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो TRAI को ही कमजोर कर देगी। और उनके जो चैट्स आए हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता के अमित शाह के विषय में, चौंका देते हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप, आपका क्या हक बनता है कि TRAI जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है, उसकी गतिविधियों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि अर्नब गोस्वामी चाहता है आप उस पर दबाव डालें। यह किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। पार्थो दास गुप्ता को मिलवाने ले जाया जा रहा है अमित शाह से। क्यों साहब, क्या बात हुई वहां? आप अपने राइवल्स को फिक्स कर रहे हैं। अलग अलग चैनल्स के बारे में जिक्र है कि उनको फिक्स करिए, बार्क को फिक्स, TRAI को फिक्स करिए, उस पर दबाव डालिए। हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सो ब्रेजनली इंटरफेयर इन पॉलिसी मैटर्स टू हेल्प अ मीडिया हाउस, टू हेल्प अ बिजनेसमैन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स? MK वेणु कहते हैं कि यह मामला सिर्फ अर्नब तक सीमित नहीं है, सिर्फ रेटिंग में छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है। इस चैट को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं बना है।
यह एक सिस्टम का नाम है जिसका एक संरक्षक है, सबका मालिक एक है। BARC जो एक इंडस्ट्री बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जो TRPs को गवर्न करती थी, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है और ये BARC की विश्वसनीयता अब खत्म है और इसको पूरी तरह इसको बंद करके एक नया कमीशन एक सेटअप करना पड़ेगा जिसमें विश्वसनीय लोग हों, जिसमें इंडस्ट्री के लोग, जो मीडिया के जो प्रमोटर्स हैं, उनसे इसको दूर रखा जाए और इस कमीशन में रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के और रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी हो उनको रखा जाए और एक नए सिस्टम को लाने की जरूरत है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का जो वक्तव्य आया है आज कि BARC को ही चलने दीजिए और BARC को रिपब्लिक टीवी के TRPs को सस्पेंड कर देना चाहिए और जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक BARC ही ये इन सब चीजों की देखरेख करे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। BARC की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, किसी ना किसी टॉपिक में पाकिस्तान लाकर एंकर ऐसे मजमा जमाएगा, बताएगा जैसे वही अकेला पाकिस्तान से लड़ रहा है, सेना नहीं लड़ रही है। लेकिन आपको वो अपना खेल नहीं बताएगा कि कैसे पाकिस्तान का नाम लेकर हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि TRP वाले केस की मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या है। अब तक उस पूरे मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 बार चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। हजारों पन्ने की चार्जशीट में ढेर सारे सबूत दिए गए हैं। आरोप ये लगा है कि रिपब्लिक टीवी की TRP बढ़ाने के लिए एक तो बैरोमीटर में छेड़छाड़ की जा रही थी, लोगों को रिश्वत देकर ज़्यादा लोगों को देखने के लिए कहा जा रहा था, और दूसरा ड्यूअल फ्रिक्वेंसी पर भी चैनल चलाया जा रहा था, यानी कि एक ही चैनल 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चलाया रहा था, जिससे कि अपने आप में TRP जो है कि बढ़ जाती है। तो ये सब खेल जो है, जो बार के पूर्व सीईओ हैं पार्थो दास गुप्ता, उनसे मिलकर खेला जा रहा था। तो इस संबंध में वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो इस समय उनकी तबीयत खराब है, JJ अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। आज ही अदालत ने उनकी जो जमानत अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। इस जांच आगे चल रही है, अभी और सी बहुत सी गिरफ्तारियां हैं इसके संदर्भ में। मामला हाईकोर्ट में भी लंबित है और खुद जो है कि अर्नब गोस्वामी भी इस पूरे मामले को लेकर संदेह के घेरे में हैं। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार कहीं ना कहीं लटक रही है। मुंबई पुलिस ने सबूत के तौर पर रिपब्लिक नेटवर्क का फॉरेंसिक ऑडिट भी करा चुकी है, ताकि उसमें और भी कुछ सबूत और जानकारी इकट्ठा कर चुके। मुंबई पुलिस ने तो TRP स्कैम की चार्जशीट में उन जानकारी को लगाकर एक तरह से सार्वजनिक कर दिया है। महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि हम उस मामले में आगे की एक समिति बिठाई जाएगी और फिर आगे जांच का आदेश दिया जाएगा। पहले रेटिंग का काम टैम नाम की कंपनी करती थी। भ्रष्टाचार पकड़ा गया, विवाद हुआ तो बार्क कंपनी आई। अब इसकी भी पोल इस तरह से खुल गई है। फिर एक नया सिस्टम आएगा, एक नई कंपनी आएगी और आपकी आंखों में धूल झोंका जाएगा कि अब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन होगा वही जो टैम के समय से चला आ रहा है। सोचिए, यह उस देश का हाल है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब देखता है, लेकिन अरबों रुपए के विज्ञापन देने के लिए उसके पास इस तरह के फर्जी सिस्टम है, या ऐसा सिस्टम है जहां फर्जीवाड़ा आसानी से चलता है। अनिंद्यो चक्रवर्ती ने भी बताया, और फिर से बताना जरूरी है, कि अर्नब गोस्वामी उस सिस्टम का नाम है जिसके तहत विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। विपक्ष को दिखाया नहीं जाता है, आपके दिमाग में यह बिठाया जाता है कि विपक्ष कहां है। आप चेक करें कि उनके मसले पर कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कहां कहां दिखाया गया है, कहां कहां छपेगा। कैरवा पत्रिका के दिसंबर अंक में अर्नब के डिबेट का विश्लेषण छपा है। क्रिस्तोफ जफरलॉट और विहंग जुमले ने किया है। इस रिसर्च में रिपब्लिक टीवी और NDTV 24/7 के डिबेट की तुलना की गई है 2 अंग्रेजी चैनलों की। मई 2017 में रिपब्लिक चैनल के शुरू होने से लेकर अप्रैल 2020 तक कुल 1779 डिबेट का अध्ययन किया गया। रिपब्लिक टीवी ने 2017 और 2020 के बीच विपक्ष के खिलाफ सबसे अधिक 595 डिबेट किए, बीजेपी के समर्थन में 204 डिबेट किए और राष्ट्रवाद पर 179 डिबेट, जिसका राजनीतिक संबंध बीजेपी से ही था।
रिपोर्ट ने पाया है कि रिपब्लिक टीवी ने भारी संख्या में बीजेपी के समर्थन में डिबेट किए। अगर 100 डिबेट विपक्ष के खिलाफ हुए तो बीजेपी के खिलाफ सिर्फ 8, वो भी सामान्य नेताओं के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ होने वाले डिबेट में प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की गई। इनमें योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, एमजे अकबर और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की आलोचना की गई। विपक्ष के खिलाफ किए जाने वाले डिबेट में ज्यादातर केवल कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना की गई। 2019 के आखिरी महीनों से लेकर 2020 के शुरुआती महीनों में रिपब्लिक टीवी ने नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन की आलोचना करते हुए 54 डिबेट किए। इसमें से 30% शाहीन बाग पर थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तमाम न्यूज चैनलों के जरिए विपक्ष पर हमला बोला गया। जनता सरकार से सवाल करना चाहती है, लेकिन गोदी मीडिया का सिस्टम विपक्ष से सवाल करने लगा, विपक्ष को दिखाना बंद सा कर दिया। यह काम सिर्फ रिपब्लिक टीवी ने नहीं किया, बल्कि ज्यादातर न्यूज चैनलों ने किया और अखबारों ने भी। कितनी बार कहा है, आज फिर कहता हूं, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कर चुका है। ब्रेक के बाद दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया। अखबारों में कारण बताया गया कि 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या यह कारण सही था? क्या सही में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए? अनुराग द्वारी ने इसकी तफ्तीश की है और कारण पता लगाया है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में उपचुनाव में धुआंधार प्रचार हुआ, राजनीतिक सभाएं हुई, जमकर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। लेकिन इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कामकाज ना के बराबर हुआ। 50 साल के मुन्ने शेख उन 34 लोगों में से एक है जिनका 24 दिसंबर को रैपिड एंटीजन टेस्ट विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पॉजिटिव आया। शेख सीपीए के कर्मचारी हैं। शेख ने 26 दिसंबर को दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। 28 दिसंबर को उन्हें मैसेज मिल गया कि वो कोरोना संक्रमित नहीं है। शनिवार को आप आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए? हाँ, फिर साहब लोगों ने फ़ोन किया था कि आप आइए यहाँ। और वो टेस्ट कहाँ कराया आपने आरटीपीसीआर? वो भी यहीं रेस्ट हाउस में कराया। रेस्ट हाउस में जी। सोमवार को उसकी एसएमएस आ गया कि आप नेगेटिव? हाँ, सोमवार की शाम के टाइम आया, 4 साढ़े 4 बजे। 54 साल के कालीचरण भी सीपीए में सफाई कर्मचारी हैं। वो विधानसभा जाते भी नहीं। 24 दिसंबर को रैपिड एंटीजन में वो पॉजिटिव निकले। 26 दिसंबर को लिए गए नमूने के परीक्षण में नेगेटिव। आपका भी है कि आपका भी पॉजिटिव हुए ही नहीं? सर अब मुझे तो नहीं लग रहा सर ऐसा कुछ नहीं। 27 दिसंबर को सर्वसम्मति से स्पीकर ने जो